प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर द्वारा संचालित आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कक्षा 11वीं के सब्जेक्ट जीव विज्ञान का एक टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक जीव विज्ञान के लेसन नंबर 2 से है, अर्थात हम दूसरे लेसन को पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने पहले लेसन को कंप्लीट पढ़ लिया है, समझ लिया है। यदि आपको उसमें से कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप पुनः उन वीडियो को जरूर देखें। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है। पहला लेसन जिसका नाम था जीव जगत के अंतर्गत हमने ये पढ़ा है कि जीव क्या होते हैं, अर्थात कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में हमने चर्चा की थी, जैसे उपापचय, संवेदनाएं, प्रजनन इत्यादि जीवों को जीव अथवा सजीव साबित करने के लिए काफ़ी होते हैं। अर्थात हमने पदार्थ को 2 भागों में विभक्त किया था, सजीव और निर्जीव। निर्जीव और सजीवों के बीच में अंतर कैसे करेंगे तो इसके बारे में कुछ लक्षणों के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद में हमने ये भी जानकारी पाई थी कि सजीव या जीव 2 प्रकार के होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है, उन्हें पादप कहा जाता है, और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, अपना भोजन दूसरे जीव जैसे पादपों से प्राप्त करते हैं, उन्हें जंतु कहा गया था। तो जीव क्या होता है के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद में ये भी पढ़ा था कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले इतने प्रकार के जीवों को कहते क्या है, तो उनको क्या नाम दिया गया था, विविधता। अर्थात जीव जगत में विविधता से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन किया था। इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम इसको आसानी से पहचान लेते हैं, तो इसके लिए एक नामकरण पद्धति पड़ी थी, और वो नामकरण पद्धति कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई द्विपद नाम पद्धति थी, जिसके अंतर्गत हमने ये जानकारी पाई थी कि प्रत्येक जीव का नाम उसके वंश और जाति से मिलकर बना होता है। इसके बाद में छोटी सी वर्गीकरण पद्धति पड़ी थी। वर्गीकरण पद्धति में कौन कौन से संवर्ग आते हैं के बारे में जानकारी ली थी, और एक अंतिम टॉपिक के अंतर्गत हमने ये देखा था कि वर्गीकरण हेतु या वर्गीकी के साधन कौन कौन से हैं जिसकी सहायता से हम वर्गीकरण को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने जानकारी ली थी वनस्पति उद्यान की, प्राणी उपवन या चिड़ियाघर की, मैन्यूल्स के बारे में पढ़ा था, बॉटेनिकल गार्डन के बारे में पढ़ा था, कैटलॉग के बारे में पढ़ा था। तो ये टॉपिक आपके जीव विज्ञान के पहले चैप्टर या लेसन से संबंधित थे। उस लेसन में से किसी टॉपिक को पुनः समझना है तो पूर्व में अपलोड किए गए वीडियो को आप जरूर देखें। आज का हमारा ये दूसरा लेसन स्टार्ट होने जा रहा है। दूसरे लेसन का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। जैसे जैसे मानव में समझ विकसित हुई, वैसे वैसे जीवों को समझने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और उन जीवों को आसानी से समझ सके, उनको आसानी से उनका अध्ययन कर सके, इसीलिए आदिकाल से ही जीवों का वर्गीकरण करना प्रारंभ हो गया था। प्रारंभिक जो वर्गीकरण था वो मुख्य रूप से आवास, भोजन और मकान जैसे लक्षणों पर आधारित था। हम कई बार छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है, उसमें भी आवास, भोजन और मकान या रोटी कपड़ा मकान से उसको पढ़ा जाता है।
तो ये तीन चीज़ें ऐसी थी जिसको आधार पर प्रारंभिक काल से ही वैज्ञानिकों ने जीवों का वर्गीकरण प्रारंभ किया था। सबसे पहला जो वर्गीकरण आया था वो दिया हुआ था अरस्तु के द्वारा, जिसे फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। अरस्तु ने क्या किया था, जीवों को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया था। उन दो भागों को नाम दिया था जगत। क्या नाम दिया था? जगत। अर्थात जीवों को जगतों के अंतर्गत विभक्त किया गया था। पादपों को अरस्तु ने अपनी जानकारी के अनुसार वृक्ष, झाड़ी और शाख में विभक्त किया, अर्थात हर्ब, शर्ब और ट्री में डिवाइड किया। पहला किंगडम हुआ, वो कौन सा हुआ? प्लांट किंगडम। दूसरा, जंतुओं को इन्होंने डिवाइड किया था लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति का आधार पर लक्षण क्या हुआ? लाल रक्त। जिनमें लाल रक्त उपस्थित था उनको एनीमा नाम दिया गया, जिसमें लाल रक्त नहीं पाया जाता तो उनको एनीमा नाम दिया गया। तो एनीमा प्रकार से जंतुओं को उन्होंने डिवाइड किया। तो ये एक प्रारंभिक वर्गीकरण पद्धति थी जो अरस्तु के द्वारा प्रारंभ हुई। लेकिन सिस्टेमेटिक रूप से, या हम ये मान सकते हैं कि सुव्यवस्थित प्रारूप से जीव जगत या जीवों का वर्गीकरण करने की प्रक्रिया लगभग 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई, क्योंकि विज्ञान का अधिकांश विकास है वो 16वीं शताब्दी से ही प्रारंभ होता है। जीवों को वर्गीकरण करने के लिए या जीवों को जगतों में बांटने के लिए कुल 5 प्रकार की वर्गीकरण प्रणालियां इस विश्व में विकसित हुई। क्योंकि प्रारंभिक वर्गीकरण थी वो सरल लक्षणों पर आधारित था, इसलिए पहले वाली वर्गीकरण पद्धतियाँ सरल हुए। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे लक्षणों के बारे में या विज्ञान का विकास होता गया, उनको समझने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, नए नए एपरेटस स्टार्ट हुए, तो एक से अधिक प्रकार के लक्षण साथ साथ में जुड़ते गए। उन लक्षणों के आधार पर सबसे पहले द्विजगतीय वर्गीकरण प्रणाली आई, अर्थात जीवों को जगतों में बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस जगत में बांटने की इसी प्रक्रिया को किंगडम क्लासिफिकेशन नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? किंगडम क्लासिफिकेशन। अर्थात जीवों को किस में बांटा गया? जगतों में बांटा गया। तो ये जगतीय वर्गीकरण प्रणालियां कहलाती हैं। वैज्ञानिकों ने जो मुख्य रूप से लक्षण निर्धारित किए थे, किसके लिए? जगतीय वर्गीकरण प्रणाली के लिए। तो वो कौन कौन सा था? सबसे पहला था एक कोशिका का प्रकार। कोशिका किस प्रकार की है? तो सामान्य जानकारी के लिए बता दें कि कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका। तो कोशिका कौन से प्रकार की है? यूकैरियोटिक है अथवा प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रकार। उसके बाद में उनमें पोषण की विधि क्या थी? वो स्वपोषी है अथवा परपोषी है, और यदि वो परपोषी है तो किससे भोजन प्राप्त करता है? परपोषी होगा तो यह जीवित कोशिका से प्राप्त करेगा, या फिर मृत कोशिका या मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करेगा। तो दूसरी विधि जो हुई कौन सी हुई? पोषण की। तीसरा जो प्रकार था वो केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर था। केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति। एक और लक्षण उन्होंने साथ में जोड़ा हुआ था, वो था काय संरचना, बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी, कितने कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव है अथवा बहुकोशिकीय। और एक अंतिम लक्षण विकसित किया गया वो था प्रजनन विधि। तो प्रारंभिक वर्गीकरण की पद्धतियाँ किस पे आधारित थी? इन लक्षणों के आधार पर। जैसे जैसे लक्षणों का विकास होता गया, नई खोजें होती गई, वैसे वैसे इस वर्गीकरण पद्धतियों में भी चेंजेज होने लगा, और इसके साथ में एक विकासीय प्रक्रम और जुड़ा। आपको छोटी सी जानकारी होगी कि उद्विकास कैसे हुआ। लेमार्क के सिद्धांत आए, डार्विन के सिद्धांत आए,
नव डार्विनवाद आ गया, ह्यूगो डू ब्रिज का सिद्धांत उत्परिवर्तन जन्य सिद्धांत है। तो वो सिद्धांत क्या है कि इस पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हुआ, तो वो विकासीय लक्षण भी इस जीव जगत वर्गीकरण का एक आधार बन गया। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लक्षण है, ये लक्षण मूल रूप से प्रारंभिक वर्गीकरण का आधार था। वर्गीकरण का क्या कहलाएगा, ये आधार। अब इतने वर्गीकरण क्यों विकसित हुए, होने का मुख्य कारण क्या है कि जैसे जैसे लक्षण विकसित हो गए वैसे वैसे प्रारंभिक वैज्ञानिकों के द्वारा या प्रारंभ में वैज्ञानिकों के द्वारा जिन जीवों को साथ साथ में रखा गया, नए लक्षण आए तो उनको अलग अलग रखने की आवश्यकता होगी, जिससे उसमें जटिलताओं का और सरलताओं का आसानी से विभेद किया जा सकता, हम उसको समझ सके। इसलिए वर्गीकरण पद्धतियाँ प्रारंभ हुई। अब कौन कौन सी किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्लासिफिकेशन आया, सबसे पहले केओलस लीनियस का एक क्लासिफिकेशन आया, उसको नाम देते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विजगतीय वर्गीकरण, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें केवल 2 ही किंगडम बनाए, जीवों को कितने किंगडम में विभक्त किया, 2 में, एक तो था पादप किंगडम और दूसरा था जंतु किंगडम। सीधा सा था, कोशिका भित्ति उपस्थिति थी वो पादप किंगडम और नहीं पाई जाती थी वो जंतु, जिसमें पोषण विधि के लिए स्वपोषी थे वो पादप और विषम पोषी थे वो जंतु। कहाँ पे जाके फैलोगे, कवक एक ऐसे हैं जो है तो कोशिका भित्ति युक्त लेकिन पोषण की दृष्टि से वो जंतुओं की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। अब पैरामीशियम या युग्लिना, अब युग्लिना है क्या, जंतु, लेकिन उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, तो किसकी तरह व्यवहार किया, पादप की तरह। तो कुछ ऐसी और खोज हुई जिसके फलस्वरूप द्विजगतीय वर्गीकरण पद्धति को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद में अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा 3 जगतीय वर्गीकरण पद्धति विकसित की गई। कितने जगतीय, 3 जगतीय, आर्की, फिर यूबैक्टीरिया और एनिमलिया। 3 जगतीय वर्गीकरण पद्धति भी जीवों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित वर्गीकृत नहीं कर पाए, इसलिए त्रिजगतीय वर्गीकरण पद्धति को भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद में हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने 4 जगतीय वर्गीकरण पद्धति विकसित की। कितने जगतीय, 4 जगतीय, फिर भी ये भी रिजेक्ट हो गई। इसके बाद में सबसे पॉपुलर वर्गीकरण पद्धति आई वो है आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दी गई वर्गीकरण पद्धति, जिसको नाम देते हैं 5 जगतीय वर्गीकरण पद्धति या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जीवों को 5 जगतों में विभक्त किया गया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोस्टिटा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। कितने जगत हो गए, कुल 5 जगत की वर्गीकरण पद्धति वर्तमान समय तक सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है। इसलिए बायोलॉजी के अंतर्गत कहीं पर भी किंगडम क्लासिफिकेशन की जब बात आती है तो वो कौन सी होती है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अथवा 5 जगतीय वर्गीकरण पद्धति। कंपटीशन के अंदर के भी एग्जाम आते हैं, प्रश्न आते हैं, तो प्रश्नों का मोस्टली 90% प्रश्न आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा प्रतिपादित 5 जगतीय वर्गीकरण पद्धति से संबंधित आते हैं, यदि वो प्रश्न वर्गीकरण अथवा किंगडम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है तो। इसके बाद में एक और वर्गीकरण पद्धति है, इसको नाम देते हैं 6 जगतीय या 6 जगतीय अथवा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 जगतीय में मोनेरा, प्रोस्टिटा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, कितने हुए, 5। तो इस जगतीय वर्गीकरण पद्धति के अनुसार मोनेरा को फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया 2, फिर प्रोस्टिटा 3, फंजाई 4, एनिमिलिया 5 और प्लांटी 6। तो कुल 6 जगतीय वर्गीकरण पद्धति विकसित हुई। कार्ल वोज के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। ये पद्धति भी वर्तमान में विकसित हुई है लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं है।
तो इस किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे ज़्यादा सर्वमान्य यदि कोई क्लासिफिकेशन है तो वो कौन सा है? पंचजगतीय क्लासिफिकेशन, पंचजगतीय वर्गीकरण पद्धति। तो हमारे इस टॉपिक में जीव जगत के वर्गीकरण में हम जिस वर्गीकरण पद्धति को पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है? पंचजगतीय वर्गीकरण पद्धति। अब हम इस वर्गीकरण पद्धति में क्या पढ़ेंगे कि इसमें 5 जगत कौन कौन से, जीवों के 5 जगत कौन से, किसने दिया था? तो RS विटीकन दिया था। कब दिया था? 1966 में दिया था। अब किन लक्षणों के आधार पर इनको अलग अलग किया गया और उसके बाद में प्रत्येक एक जगत को विस्तृत लक्षण और उदाहरण सहित हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अपने इस वर्ष के सब्जेक्ट का सिलेबस NCERT के द्वारा निर्धारित सिलेबस के अनुसार है। तो इस सिलेबस में जितने किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उसमें से पंचजगतीय वर्गीकरण को ही हमें पढ़ना है, अन्य को नहीं पढ़ना। पंचजगतीय वर्गीकरण RS विटीकर के द्वारा 1967 के अंतर्गत प्रतिपादित किया गया था, प्रपोज्ड इसी के द्वारा हुआ था। इसीलिए इसको विटीकर वर्गीकरण प्रणाली भी कहते हैं अथवा पंचजगतीय वर्गीकरण प्रणाली भी कहते हैं। वापस एक बार रिमाइंड कर लीजिए, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या? पंचजगतीय है। किसको विभाजित करने की विधियाँ हैं? ये वर्गीकरण है जीवों का, अथवा जीवों को कुल कितने जगतों में विभक्त किया? 5 जगत। सबसे पहला जो जगत है उसको नाम दिया गया था मोनेरा। दूसरा जगत क्या नाम दिया गया? प्रोस्टिटा। तीसरा जगत इसको नाम दिया गया फंजाई। चौथा जगत नाम दिया गया प्लांटी या पादप जगत। और 5वां जगत है वो एनिमिलिया या फिर जंतु जगत। अब इनके पास में कौन से लक्षण थे जिनके आधार पर इन्होंने जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया? तो पहला था कोशिका का प्रकार। जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की अथवा प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। हिंदी में इसको असीम केंद्र की और यूकैरियोटिक को ससीम केंद्र की कहते हैं। यू का मतलब वेल डेवलप, प्रो का मतलब प्राइमिटिव प्रकार का, कैरियोटिक कैरियन अथवा केंद्रक से है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यदि होगी तो उसमें झिल्लीबद्ध केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात क्रोमेटिन पदार्थ हैं वो जीव द्रव्यों में नग्न रूप से पाया जाता है, जिसको केंद्रिकाभ या न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है। दूसरा सामान्य लक्षण में बता जाता हूँ आपको, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार के कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएँ, अंतःप्रदेश जालिकाएँ इत्यादि प्रकार के यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये कोशिकांग जो सुविकसित प्रकार के कहलाते हैं नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर एक सरल संरचना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डेवलप होती है, जिसको मीजोसोम कहते हैं, वो मीजोसोम पाया जाता है। तो मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करने वाली कोशिकांगीय संरचना है, लेकिन वो वेल डेवलप नहीं होती। इसलिए मानते हैं कि सुविकसित प्रकार के कोशिकांग जिस कोशिका में उपस्थित होते हैं उसको नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक। दूसरा कि उसमें कोशिका भित्ति किसकी पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की होती है और पादप में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी वो काइटिन से निर्मित होती है या सेलुलोज के अतिरिक्त अन्य किसी कार्बनिक पदार्थ से निर्मित होती है, तो हम उसको सेलुलोज युक्त और सेलुलोज रहित कोशिका भित्ति के प्रकार के आधार पर पढ़ेंगे। तीसरे प्रकार की इनकी बॉडी कैसी होती है? एक कोशिकी होती है तो बहुकोशिकी होती है। जैसा हम जानते हैं कि सबसे सरल जो संरचना होती है वो क्या होती है? कोशिका। और समान कार्य करने वाली कोशिका मिलकर क्या बनाती है? उत्तक। उत्तक से किसका निर्माण होता है? अंग का। अंग से किसका निर्माण होता है? तंत्र का। और तंत्र से किसका निर्माण होता है? बॉडी का निर्माण होता है। तो वो कोशिका
जो जीव है वो कौन से स्तर का है, कोशिकीय स्तर का है, उत्तकीय स्तर का है, अंग स्तर का है, तो तंत्र स्तर का है। तो सेकेंड नंबर हमारे पास में कायशासना। फिर अगला जो लक्षण लिया गया व्हिटेकर सर के द्वारा वो था पोषण की विधि कौन सी है, स्वपोषी अथवा परपोषी। स्वपोषी होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन स्वयं निर्मित करेगा, और यदि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो वो दूसरों से भोजन प्राप्त करेगा। अब यदि वो भोजन स्वयं निर्मित करता है तो स्वपोषी, अन्यथा क्या कहलाएगा, परपोषी। तीसरा पांचवा जो लक्षण लिया गया वो सहयुग्मन की प्रक्रिया है, या हम इसको नामते हैं कि प्रजनन की विधि क्या है। एक होता है सहयुग्मन, दूसरा नाम दिया गया युग्मक सलन, और तीसरा नाम दिया गया निषेचन। ये 3 वर्ड में विभाजित करके या 3 प्रकार में विभाजित करके प्रजनन की विधि को पढ़ा गया। तो पहला जगत कौन सा हुआ, मोनेरा में। ऐसे कौन से जीवों को रखा गया, ऐसे जीव जिनमें कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की हो, कोशिका वृत्ति यदि उपस्थित हैं तो वह सेलुलोज रहित कार्बनिक पदार्थ से निर्मित हो, जिसमें सेलुलोज नहीं पाए जाए। बॉडी है वो कोशिकीय स्तर की है, यानी उसमें उत्तक और अंग नहीं पाए जाते हैं। सामान्य तौर पर ये स्वपोषी होते हैं और प्रजनन सहयुग्मन प्रकार, 2 युग्मक आपस में जुड़ते हैं, इसको सहयुग्मन कहते हैं, सहयुग्मन प्रकार से होता है। दूसरे प्रोस्टेटा में किसको रखा गया, प्रोकैरियोटिक स्थान पर यूकैरियोटिक कोशिका। पहला अंतर यह हो गया, सेलुलोज युक्त कोशिका वृत्ति उपस्थित हो सकती है। हालांकि काय संरचना है वो कोशिका स्तर की है, इसमें स्वयं के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, अर्थात वो स्वपोषी है। और प्रजनन की क्रिया सहयुग्मन के स्थान पर किसकी होगी, युग्मक सलन, एक विशेष संरचनाओं का निर्माण होगा। तीसरे प्रकार का जो जगत था वो उसको फंजाई नाम दिया गया। कोशिका हालांकि यूकैरियोटिक प्रकार की है, लेकिन इसमें सेलुलोज रहित कोशिका वृत्ति पाई जाती है, और ये कोशिका वृत्ति किससे बनी होती है, काइटिन से। परपोषी प्रकार का है, ये जीवित कोशिकाओं से भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं और मृत कार्बनिक पदार्थों से भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यदि वो जीवित कोशिका से भोजन प्राप्त कर रहे हैं तो उसको नाम देंगे परजीवी, और यदि मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है उसको नाम देंगे मृतोपजीवी। और प्रजनन 2 प्रकार के युग्मक विकसित और दोनों युग्मक आपस में जुड़ते हैं, जिसको निषेचन की प्रक्रिया से समझा जाता है। तो निषेचन इसके अंदर होता है। चौथा जगत था उसको नाम दिया गया प्लांटी। कोशिका थी वो यूकैरियोटिक प्रकार की थी, इसमें सेलुलोज युक्त कोशिका वृत्ति पाई जाती है। कोशिका वृत्ति का हमारे दिमाग में प्रश्न आते ही हम सीधा सा हमारे दिमाग में पिक्चर बनती है कि वो पादप कोशिका होगी, वो प्लांटी जगत से रिलेटेड है। ये स्वपोषी हैं और निषेचन की प्रक्रिया इसमें पाई जाती है। प्लांटी और प्रोस्टेटा को जब कंपैरिजन करें तो दोनों में क्या समानता है, सेम सेम लिखा हुआ तो फिर अलग लिखा हुआ। तो ये एक सरल प्रकार की जीव है जिसमें प्रजनन की प्रक्रिया युग्मक सलन के द्वारा होती है, और इसमें किसमें होती है, निषेचन के द्वारा। प्लांटी जगत के अंदर सभी प्रकार के उच्च वर्गीय पादपों को रखा गया है, जबकि प्रोस्टेटा के अंदर केवल और केवल शैवाल जैसे जीवों को रखा जाता है। फिर 5वां जगत आता है एनिमेलिया, जिसमें कोशिका है वो यूकैरियोटिक प्रकार की है, लेकिन कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट जैसे कोशिकांग भी नहीं पाए जाते, इसलिए ये स्वपोषी के स्थान पर कौन से प्रकार के हो गए, परपोषी। और प्रजनन की प्रक्रिया है वो निषेचन के द्वारा होती है। जितनी भी प्रकार के जीवाणु हैं उनको जगत मोनेरा में रखा गया। जितनी भी प्रकार के शैवाल हैं वो प्रोस्टेटा में रखे गए। कवक को फंजाई जगत में रखा गया। इसके अतिरिक्त जितने उच्च वर्गीय पादप हैं, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, उनको प्लांटी जगत में रखा गया। और जितने जीव हैं, चाहे वो एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, उन सभी को किस में रखा गया, एनिमेलिया को। तो ये था पंच जगतीय वर्गीकरण के 5 जगत और इसमें पाए जाने वाले सामान्य लक्षण, जिसके आधार पर इनको विभक्त किया गया है। तो आगे हम अगले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे एक एक जगत का विस्तृत विवरण, एक एक का। इसमें एग्जाम्पल कौन से होते हैं, प्रत्येक एग्जाम्पल के 1 या 2 डायग्राम बनाएंगे और इन लक्षणों को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। चैप्टर को पूरा समझने के लिए कि हमारा ये लेसन जीव जगत हमें पूर्ण रूप से समझ में आ जाए, सभी टॉपिक व्यवस्थित रूप से समझ में आ जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आज पढ़े गए वीडियोज़ को
पूरा पढ़े, आप पूरा देखें। और कल अपना नेक्स्ट टॉपिक जब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले की वीडियो को एक बार ज़रूर थोड़ा सा सरसरी तौर पर देखते जाएं, जिससे पहले वाला रिमाइंड हो जाए और नए टॉपिक से उससे रिलेटेड हो जाए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। थैंक यू।